Meeting is being recorded. Today we are going to discuss about centrioles and centrosome. Centriole is the microtubule unit which makes the centrosome. तो centrosome एक larger complex structure है जिसके दो units होते हैं. कौन से units? Two centrioles होते हैं. The centrioles form a centrosome that produce the spinal fibers. Process क्या है इसका? You can see in this green line ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है. तो ये क्या करते हैं कि रिप्लिकेट होते हैं खुद टू फॉर्म टू सेंटर्स कॉल्ड सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम बनते हैं. एमटीओसी क्या हो जाता है? रिप्लिकेट हो जाता है या डुप्लीकेट कह सकते हैं हम, जो कि आगे जाकर डुप्लीकेशन के बाद दो सेंटर्स बनाते हैं, मर्कज बनाते हैं, जो कि we call it centrosome, which are positioned in at poles of a dividing cell. सेल के पोलर रीजन पर वो माइग्रेट हो जाते हैं, पोजीशन खुद को करते हैं. These centrosomes form spinal fibers through which chromosome move to the polar regions of a dividing cell. तो उन्हीं स्पाइनल फाइबर्स की मदद से क्रोमोसोम मूव करते हैं फ्रॉम द इक्वेटोरियल पोजीशन टू द पोलर रीजन. In related to this point, you can see when the centrosome replicates, the centrioles also replicate. If you are talking about the replication of centrosome, so that means centrioles जो कि उनके units हैं वो भी replicate हो रहे हैं. The centrioles to organize the radiating proteins of spinal fibers in the form of astral rays. तो astral rays आपने पढ़ा होगा फर्स्ट बुक में. These are the rays that arise from a single centrosome. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दो सेंटर्स की फॉर्मेशन की सेंट्रोसोम एट द पोलर रीजन. सपोज दिस वन इज पोलर रीजन एंड द अदर लोअर रीजन. दिस इज आल्सो दिस पॉइंट द सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट. सेंट्रोसोम नीचे भी क्या होगा? सेंट्रोसोम की पोजीशन होगी सेंट्रोसोम की. तो एस्ट्रल रेस की फॉर्म की शक्ल में क्या करते हैं? स्पाइनल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं. एस्ट्रल मींस स्टार की फॉर्म में. तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये तरतीब में कौन सी स्ट्रक्चर रखते हैं? सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स का काम ये है कि इन स्पाइनल फाइबर्स की को तरतीब में रखे, ऑर्गेनाइज रखे. is a structure made of 9 microtubules in a cylindrical array, which means each centriole is composed of 9 of triplets. हर एक माइक्रो जो है सेंट्रियोल 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट का बना होता है. ट्रिपलेट का मतलब ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल 3 ही माइक्रोट्यूब्यूल एक ही जगह पर हैं. वो एक ट्रिपलेट 9 सेट पर वहाँ पर एक ही सेंट्रियोल पर मौजूद है. So how we will move forward to the diagram of it later on. The centrioles of the centrosome are oriented at right angles about 90 degrees to each other. The centrioles also have the ability to form basal body. Centriole का दूसरा काम ये है कि जो basal body होती है किसकी? cilia and flagella की. Suppose this is a cell. तो हर एक फ्लैजिला का यहाँ पर बेसल बॉडी होती है जो कि एंकर करती है फ्लैजिला को एंकर करती है. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि उसे सपोर्ट करती है. सपोज दिस इज ए दीज आर द 2 ट्रिपलेट्स ऑफ ए सेंट्रियोल. वैसे 9 सेट्स होती हैं, ट्रिपलेट्स होती हैं. आई हैव ड्रॉन हेयर 2 ट्रिपलेट्स which are positioned at right angles 90 degrees about. So you can say these are the 2 centrioles and this one is the one centrosome which is put here as an example. This diagram is from the old edition of our first year book. You can see this is a one microtubule triplet. These are arranged in this position. तो हर एक ट्रिपलेट 90 डिग्रीज पे वो पोजीशन किए हुए हैं.
बिल्कुल इसी फॉर्म में, और ये सर्कुलर रिंग की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। If we talk about their terminology, cilia की terminology ये है कि this word is taken from Latin cilium, which means eyelash, and eyelashes की तरह बिल्कुल ही इनका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ही बारीक स्ट्रक्चर होते हैं ये, और इनकी मूवमेंट साइक्रोनस होती है। साइक्रोनस मतलब पहले एक सिलिया मूव करता है, फिर उसके बाद जो साइड वाला होता है वो मूव करते हैं। सब एक ही टाइम सब मूव नहीं करते, बल्कि साइक्रोनस होती है, कतार की तरह वहां पर वो मूव करते हैं सीलियम। तो इसकी सिलिया की जो प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म है सीलियम। एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्लैजिला, ये फ्लेग्रम वर्ड से लिया गया है, विप, जो कि कोड़े की तरह होता है, और सिंगुलर फॉर्म इसकी ये फ्लैजिलम। बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर सेलुलर एक्सटेंशंस, दोनों सेलुलर एक्सटेंशन है, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट्स ऑफ सेलुलर बायोलॉजी पर पढ़ा था कि सेलुलर एक्सटेंशन वो होते हैं जो कि सेल के आउटग्रोथ होते हैं। सेल के बाहर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, या appendages you can say, that help certain animal cells or many unicellular organisms propel themselves, अपने आप को आगे धकेलते हैं। स्टेशनरी सेल्स हैव सिलिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये मूविंग होते हैं, लोकोमोट करते रहते हैं, बट इन एनिमल सेल्स स्टेशनरी सेल्स सर्टेन होते हैं। अदर सेल्स लाइक इन ईयर that possesses cilia. So when the sound wave hit these cilia, तो एक सेंसरी इनपुट फॉर हियरिंग क्रिएट होती है। जब उन सिलिया पर साउंड वेव्स टकराते हैं तो फिर सेंसरी इनपुट क्रिएट होता है हियरिंग का। Some cells of animals possess a single cilium which function as cell signaling antenna. This antenna communicates between the external environment and the cytoplasm of the cell. Such signals help in influencing cell division, cell differentiation and motility of surrounding cilia. cilia के दीगर काम ये हैं कि वो एंटीना का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि कम्युनिकेट कर सकता है सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट और अंदर जो साइटोप्लाज्म है उनके दरमियान कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए वो सिंगल सीलियम के होने से ये कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। We are talking about only a single cilium over the surface of a stationary or any cell, some cells of animals, so they may perform such function of antenna, and such communication will lead towards the function of influencing cell division. Cell division में ये सिग्नलिंग हेल्प कर सकती है, और सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जब बनते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उसी टाइम भी ये हेल्प करते हैं इन मोटिलिटी ऑफ सराउंडिंग सिलिया। और सराउंडिंग सिलिया जो साइड में सेल और सराउंडिंग में, उनके मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। इट इज टू नोट दैट द फ्लैजिला आर लॉन्गर देन सिलिया। फ्लैजिला सिंगल होते हैं अमीमी तौर पर, तो इसकी जो लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है सिलिया से, एंड दे यूजुअली अगर सिंगल, ज़्यादातर फ्लैजिला सिंगल होते हैं, या तो वो कभी कभी ग्रुप्स में हो सकते हैं, 2 ग्रुप्स हो या 3 ग्रुप्स हो इन सेल। द फ्लैजिला मूव मटेरियल्स इन प्लेनर वेव्स, प्लेनर वेव्स की फॉर्म में वो मूव करते हैं। On the other hand, the cilia are mostly in large numbers in a single cell. एक ही सेल में बहुत सी तादाद में सिलिया मौजूद होते हैं। Because they are too small, the cilia move in coordinated waves of power and recovery strokes. First of all, the cilia have the capability to generate coordinated waves of power. तो एक डायरेक्शन पर सबसे पहले वो मूव करेंगे at one step, but in the very next step they will have recovery strokes. रिकवरी स्ट्रोक्स का मतलब है कि वापस ही वो सेम ही पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसी साइक्रोनस वे से वो
मूव करते रहती हैं। Both cilia and flagella, these are composed of 9 paired microtubules, or which are in हर एक जो paired है, that means we are talking about doublets. तो 9 doublets वहाँ पर मौजूद होते हैं. These are the paired microtubules. Each doublet has pairs of protein arms called dynein arms. तो हर एक डबलेट के अंदर डाइनिन आर्म्स होते हैं जो कि उनके मूव करने में हेल्प करती है. सो इफ यू टॉक अबाउट द एक्सोनीम एंड बेसल बॉडी, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? एक्सोनीम दरअसल अगर बाहर है, सेल्स के बाहर जो भी हो, सिलिया हो या फ्लैजिला हो, तो उनका पैटर्न होता है, अंदरूनी स्ट्रक्चर 9+2 पैटर्न होता है एक्सोनीम का, जो कि आउट ऑफ द सेल surface. It is a functional moving part of the cilium or flagellum. The exonyma have microtubules in 9 pairs of microtubules within which a central cingulate, one pair of single microtubules is present at center. तो उनके रिंग की फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसके बीच में एक सिंगल पेयर होता है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का. लेकिन बेसल बॉडी के अंदर जो 9 डुप्लेट्स होते हैं सराउंडिंग में, लेकिन बीच में उसमें माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर मौजूद नहीं होता. तो बेसल बॉडी इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पेयर. ये डिफरेंस है. तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट 9+2 पैटर्न. हम इसे 9+2 पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बीच में 2 और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेंटर में. इसलिए 9 जो होंगे वो सराउंडिंग रिंग्स पर वो माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं, और जो 2 होते हैं वो कहाँ पर? सेंटर पर. और यहाँ पर बेसल बॉडी को हम कहते हैं 9+0 पैटर्न. वाई? बिकॉज इसके बीच में अंदर जो सेंटर पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है. तो दैट्स वाई 0 जो सेंटर वाला हो ऐसा होगा वो 0, एंड जो सराउंडिंग में होगा वो 9+0 पैटर्न. द बेसल बॉडी इज द एंकरिंग root of the cilium or flagellum that contain 9 triplets on the outside but completely empty in the center. बीच में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है इसमें. Details about the microtubule, you can see exoneme of cilia or flagellum. तो बीच में यहाँ पर क्या है? सेंट्रल पेयर है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है. दैट्स वाई तो इस एक्सोनीम को हम कहेंगे 9+2 पैटर्न, क्योंकि 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो सराउंडिंग में मौजूद हैं. किसकी फॉर्म में मौजूद हैं? डबलेट्स की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में होते हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डबलेट्स. ये जो हैं ये क्या है? डबलेट्स हैं. और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, तो बाहर वाली जो छोटी आर्म है उसे हम कहते हैं आउटर डाइनिम आर्म, और जो अंदरूनी होते हैं इनर डाइनिम आर्म. ये छोटे छोटे जो आर्म्स होते हैं, दीज टाइनी आर्म्स हेल्प इन बेंडिंग, बेंड करने में हेल्प करती हैं. जैसे ही वो बेंड करेंगे, ऐसे ही जो सिलिया होगी फ्लेजिला, उन्हें वो हरकत करने में या मूव करने में उसे हेल्प करेगी फ्लेजिलम को. तो दैट्स व्हाई दीज आर्म आर वेरी हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लेजिलम. ये छोटे छोटे जो आर्म्स हैं. वन इज द सेल के जो आउटर सरफेस में जो भी सिलिया है फ्लेजिला, वो क्या है? 9+2 पैटर्न पे होता है माइक्रोट्यूब्यूल. और ये जो है एक्सोनीम ऑफ बेसल बॉडी, जो कि सेल के अंदर होता है, तो इसका जो है 9+0 पैटर्न होता है. इस तरह के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं. इन मैनी मल्टी सेलुलर एनिमल्स सिलिया आर प्रेजेंट. बहुत से मल्टी सेलुलर एनिमल्स में सिलिया मौजूद होते हैं. इट्स अफेक्ट सम वर्टिब्रेट टिश्यूज शो द बीटिंग ऑफ सिलिया टू मूव वाटर ओवर द सरफेस ऑफ ए टिश्यू. तो कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ सरफेस से वो पानी को क्या करते हैं? पानी की मूवमेंट करवाते हैं. सपोज दिस वन आर द सेल्स. तो इनके सरफेस में क्या मौजूद है? सिलिया मौजूद है. तो पानी अगर अगर अंदर दाखिल करने की हम यहाँ पर बात नहीं करें, बल्कि
propelling of a water, propelling of water, कि वाटर की मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं वो इस जगह से दूसरी जगह तक with the help of ciliary movement. The sensory cells of vertebrate ear also contain cilia which are bent by sound waves. जैसे ही sound waves उन cilia को hit करेंगे तो फिर वो cilia bend हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे for initial sensory input of hearing. तो शुरुआती सेंसरी इनपुट जो होती है हासिल होती है हमें किसकी मदद से होती है विद द हेल्प ऑफ सिलिया. तो छोटे से छोटे सिलिया ईयर के अंदर भी मौजूद होते हैं इंक्लूडिंग वुमेन्स. If you talk about the size of cilia and flagellum, 10 to 25 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं ये और फ्लैजिलम तकरीबन 50 और 75 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है. So cilia exert force only to the plasma membrane. अभी ये देखें कि फोर्स कहाँ पर अप्लाई करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये फोर्स अप्लाई करते हैं. और फ्लैजिलम क्या करते हैं कि दे एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. माइक्रोबॉडीज ये क्या होते हैं, दीज आर द एंजाइम बियरिंग एंड सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज वेसिकल्स. ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड fungi and protists. Therefore, the eukaryotic cells organize their metabolism through distribution of enzymes in the form of vesicles. तो सेल्स के अंदर तौर पर ऐसा निज़ाम है कि वो अपनी मेटाबॉलिज्म को भी तरतीब में रखते हैं. कैसे? इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, के वेसिकल्स सेल के अंदर मुख्तलिफ रीजन पर मौजूद होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के एक वेसिकल्स के जो एंजाइम्स होंगे दूसरे वेसिकल्स के एंजाइम्स से थोड़ा डिफरेंट होंगे. दैट्स व्हाई their metabolism is highly organized. You can say it's like a school work where different teachers perform their special, and other teacher may teach biology and other may teach physics. So that's why vesicles have their specific enzymes which organize the metabolism of a cell. How about their formation? Microbodies की formation कैसी होती है in vesicles की? It occurs through endoplasmic reticulum budding. कि सपोज दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके साइड से एक बडिंग क्रिएट हो रही है, एक वेसिकल जो कि आगे जाकर एक वेसिकल बनती है, मैच्योर हो जाती है. सो दिस इज व्हाट इट अकर्स थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बडिंग. एंड देन सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ये बाद में आ जाते हैं जो कि इनके मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं. किसके? वेसिकल्स के मेम्ब्रेन का हिस्सा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी मेम्ब्रेन है वो किसके बने होते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं. तो दीज आर इनकॉर्पोरेटेड एंड असेंबल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडी. एक मैच्योर वेसिकल बन जाती है आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. माइक्रोबॉडीज दो किस्म के होते हैं जो कि ग्लाइकोसोम में, these are purely found in plants which we will not discuss today because these are found in plants. So we will discuss peroxisome. These are the oxidative organelles. The oxidative organelles are particularly mitochondria and peroxisomes. It is a membrane-bound organelle found in the cells most of most living organisms. The peroxisomes function as the cell's metabolic and detoxification center. मेटाबॉलिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हम इन्हें क्यों कहते हैं? बिकॉज एज वी हैव यूज द वर्ड मेटाबॉलिक सेंटर. व्हाई? बिकॉज दे ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं एंड न्यूट्रलाइजिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जैसे ही ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चलता है पेरोक्सिसोम के अंदर कि वो फैटी एसिड्स को क्या करते हैं, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं. तो इसी ब्रेक डाउन को हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म. तो जिसके वजह से क्या किसकी प्रोडक्शन होती है, एक डेंजरस सब्जेक्ट एक मॉलिक्यूल होता है सब्सटेंस, उसकी प्रोडक्शन होती है जो कि बाय प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस होता है, सेल को नुकसान देता है. तो हाउ इट इज केप्ट away from the cell? The peroxisome have also the ability to turn this hydrogen peroxide into less harmful substances like oxygen and water, H2O and
ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालेस। एंजाइम कैटालेस भी मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं। द नेम peroxisome derived from the fact that the hydrogen peroxide are produced as a byproduct of the oxidative metabolism by the peroxisome। ऑक्सीडेटिव जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है पैदा भी पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं, लेकिन इन्हें कन्वर्ट करता है वो खुद ही पेरोक्सिसोम ही कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कैटालेस एंजाइम। Hydrogen peroxide is dangerous to cell because they can damage DNA and cause cell death because of its violent chemical reactivity। इनकी जो एक खासियत होती है वायलेंट, एक बड़ा ही खतरनाक केमिकल रिएक्टिविटी होती है, दैट्स व्हाई दीज आर हार्मफुल। सो यू कैन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है H2O2 जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से भी बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी। पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। पेरोक्सिसोम्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरोक्सिसोम्स, जो कि पहले ही पेरोक्सिसोम्स होते हैं उन्हीं से ही बनते हैं। They catalyze fatty acids, which I have already told you, by removing electrons and associated hydrogen atoms। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके और एसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम रिमूव करके फैटी एसिड्स की क्या करते हैं, कैटलाइज, उसे उन्हें कैटलाइज करते हैं। The cell encapsulates such large substances in membrane-bound vesicles to move them into or out of the cell। तो इन लार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं कि सेल दे फॉर्म वेसिकल्स बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही इन्वेजिनेशन के बाद जब एक वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है वो उन लार्ज पार्टिकल्स को अंदर दाखिल करते हैं, या अगर अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जिसकी डेस्टिनी बाहर हो तो फिर वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जब वेसिकल की फॉर्मेशन होगी वेसिकल्स के ज़रिए वो आउट ऑफ द सेल रिमूव हो जाते हैं। सो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर दो टाइप्स हैं, इंडोसाइटोसिस विच इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग मटेरियल्स इनटू द सेल्स, एंड एक्सोसाइटोसिस द प्रोसेस ऑफ मूविंग मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल। इंडोसाइटोसिस के अंदर तीन टाइप से, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, दिस मीन्स सेल ईटिंग प्रोसेस in which where a cell engulfs large particles or microorganisms such as performed by WBCs जो कि microorganisms को engulf करते हैं। So this is one of the example of phagocytosis। Pinocytosis is a cell drinking process where a cell takes in extracellular fluid। सेल के बाहर जो भी फ्लूइड होगा उन्हें क्या करता है अपने अंदर हासिल करता है। रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडोसाइटोसिस है लेकिन रिसेप्टर मीडिएटेड है। रिसेप्टर की मदद से क्या होंगे कि वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स पहले रिसेप्टर से बाइंड होंगे, फिर जब रिसेप्टर उन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, फिर सेल के अंदर उन्हें दाखिल करने की परमिशन देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो इंगल्फ्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू द टारगेटेड प्रोसेस ऑफ रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। And then exocytosis, the process of moving materials out of the cell। कौन से materials move होते हैं through vesicles such as waste products, proteins or signaling molecules fuse with the plasma membrane and release their contents into the extracellular fluid। So this was today's lesson. Thank you so much.